वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज स्थिर विद्युत से हम कंटिन्यू करेंगे। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आपके जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में उस पर काम किया जा सके। स्थिर विद्युत से हम शुरू करते हैं। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। मतलब स्थिर विद्युत में कुल मिलाकर क्या होता है, पदार्थों को जब आपस में रगड़ते हैं तो आवेश की मात्रा वहां संचित रहती है। स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है, स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। समान प्रकार के मतलब धन धन या जो ऋण ऋण है, तो समान प्रकार के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं और जो विपरीत आवेश है उनके बीच आकर्षण होता है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। एक सिंपल सा प्रश्न यदि पूछ ले कि आवेश क्यों उत्पन्न होता है, किसके स्थानांतरण से, जो इलेक्ट्रॉन है इनके स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है तो उनमें से एक वस्तु के परमाणुओं की बाहरी कक्षा से भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तुओं के परमाणुओं में चले जाते हैं। इससे पहली वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरी वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। अतः पहली वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। जिनमें से इलेक्ट्रॉन की कमी है वो धनावेशित हो जाएगी और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए है वो ऋणावेशित हो जाएगी। नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धनावेश तथा जो नीचे है उसमें ऋणावेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धनावेश और कागज में ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे रोआ, फला फलानेल, चमड़ा, मोम, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबड़, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट और गाटा पार्चा, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। प्रश्न की संभावना कहाँ से है, आवेश का मात्रक पूछेगी, क्या है, कूलाम। किससे प्रदर्शित करते, सी से। जो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है इसमें समान आवेश के तुल्य होता है। कूलाम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। सिंपल सा कभी प्रश्न पूछ ले एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो इतने कूलाम आवेश होता है। 1c इज इक्वल टू 1 AS। आवेश का पृष्ठ घनत्व की बात करें तो चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित जो आवेश की मात्रा है उसको उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो चालक के इकाई क्षेत्रफल पर जो स्थित है आवेश की मात्रा उसे कहेंगे उसका पृष्ठ घनत्व। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार और चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है। कभी स्टेटमेंट में आपसे प्रश्न पूछे कूट दिए रहे तो याद रखिएगा पृष्ठ घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ होता है, चालक के नुकीले भाग पर, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है तो पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। उसके बाद चालक क्या होते हैं, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेशित सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। चांदी सबसे अच्छा चालक है और दूसरा स्थान तांबा का है। ये जो चांदी वाला प्रश्न है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। ऐसा पदार्थ रहेगा जिससे विद्युत बहुत ही आसानी से प्रसारित हो जाती है तो वो चांदी है। दूसरे स्थान पर बात करें तो तांबे का स्थान दूसरे स्थान पर है। नोट दिया हुआ है, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये तांबे का बना होता है। तड़ित चालक किसका बना होता है, तांबे का। तड़ित से तांबे से किसने आविष्कार किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अचालक क्या होते हैं, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होगा वो अचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी है, रबर है, कागज है, इनसे विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह नहीं होता है। कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल है दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। ये कूलाम का नियम है। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिद्धांत यह क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ होना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। विद्युत क्षेत्र सिद्धांत ये कहता है कि अनंत दूरी तक फैला होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर जो क्रियाशील बल है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति मीटर है या न्यूटन प्रति कूलाम है। ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र की बात करें तो किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जो खोखला गोला है विद्युत परिरक्षक का काम करता है और जो संपूर्ण आवेश है उसके बाहरी पृष्ठ तक ही रहता है, तो अंदर जो भी व्यक्ति रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। तड़ित से जो प्राप्त विद्युत आवेश है कार की बाहरी सतह पर ही काम करता है। तो ये खोखले चालक का जो विद्युत क्षेत्र है वो वाला सिद्धांत यहाँ पर लगेगा, इसीलिए कार के अंदर जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। विद्युत विभव की बात करते हैं तो किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W काम करते हैं और आवेश का मान Q0 के अनुपात में है, तो उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या रहेगा? जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट रहेगा। कैसी राशि? अदिश राशि। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि ऐसा ही मात्रक क्या है। दूसरा प्रश्न की किस तरह की राशि है, अदिश है या सदिश है। फिर 1 कूलाम धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो बिंदु का विभव कितना होगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। फिर किसी खोखले चालक के भीतरी भाग की बात करें तो जब किसी खोखले चालक पर आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है, भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता है। लेकिन चालक के खोखले भाग का विभव क्या है? शून्य नहीं होता। वास्तव में इस भाग के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है और चालक के विभव के बराबर होता है। विभवांतर की बात करें तो फिर वही 2-3 कंडीशन है। पहला डेफिनेशन क्या है, दूसरा एसआई मात्रक क्या है, तीसरा किस प्रकार की राशि है। तो विभवांतर क्या है? 1 कूलाम धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। कैसी राशि? अदिश राशि है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? किया गया कार्य बटे आवेश। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की बात करें तो किसी चालक की धारिता C चालक को दिए गए आवेश Q और उसके कारण चालक की विभव में होने वाले जो परिवर्तन है V के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है? फैराडे है। किसी चालक की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर। दूसरा, चालक के चारों ओर के माध्यम और आसपास के चालकों की उपस्थिति पर। नोट दिया हुआ है, गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। एक कंडीशन आपको दे दें कि कोई चालक है उसकी यदि त्रिज्या बढ़ा दी है, गोलाकार है, तो उसकी धारिता क्या होगी? तो उसकी विद्युत धारिता जो है बढ़ जाएगी। संधारित्र के बारे में बात करते हैं, जिसे कैपेसिटर कहते हैं। किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की धारिता क्या है? किसी चालक पर आवेश का परिणाम बटे परस्पर निकट रखे दो चालकों के बीच विभवांतर। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? पहला ये है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। C प्रोपोर्शनल टू A। आगे दिया है संधारित्र की धारिता जो प्लेटों की दूरी है d, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। C प्रोपोर्शनल टू 1/d। संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर भी निर्भर करती है। यह माध्यम के परावैद्युतांक k के अनुक्रमानुपाती होती है। नोट दिया है, किसी बिंदु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। प्रश्न पूछेगा कि 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी कंडीशंस होती है। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु के परावैद्युत स्थिरांक की बात करें तो वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। संधारित्रों के समूहन की बात करें तो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो श्रेणी क्रम में समूहन करते हैं और दूसरा समांतर क्रम में समूहन करते हैं। श्रेणी क्रम में पहले संधारित्र का पहला सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से और दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यही क्रम कंटिन्यू चलते रहता है। जो श्रेणी क्रम समूहन है उसमें धारा समान और वोल्टेज अलग अलग होता है। ये कंडीशन याद रखना।
जो धारा करंट है समान है, लेकिन जो वोल्टेज है अलग-अलग उसमें होगा। समानांतर क्रम की बात करें तो समूहन में पहले संधारित्र का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा रहता है। इसमें धारा का मान अलग-अलग रहेगा और वोल्टेज समान रहेगा। जो श्रेणी क्रम वाला संयोजन था जस्ट उसके पूरा विपरीत है। विद्युत सेल क्या होते हैं? विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और एक बार प्रयोग करने के बाद ये बेकार हो जाते हैं। मतलब प्राथमिक सेल सिंगल यूज़ वाले सेल है, एक बार आपने इनका प्रयोग कर लिया तो उसके बाद ये उपयोगी नहीं रहते। वोल्टीय सेल, लेक्लांशी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण है। अब ये प्रश्न की रेंज है, ठीक है। आपसे एग्जाम्पल दिया रहेगा कि निम्न में से कौन सा सेल जो है प्राथमिक सेल है या फिर प्राथमिक सेल नहीं है। तब आपको ये याद रखना है, लेक्लांशी सेल याद रखना है, वोल्टीय सेल याद रखना है, डेनियल सेल याद रखना है और शुष्क सेल याद रखना है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो आवेशन कर इसका हम बार बार यूज कर सकते हैं, द्वितीयक सेल है। वोल्टीय सेल कौन सा? जो प्राथमिक सेल है, एक बार यूज किया उसके बाद प्राथमिक सेल का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वोल्टीय सेल प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है। यहाँ क्या जानकारी दी है कि इस वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। कब? 1799 में। लेक्लांश सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। लेक्लांश सेल भी प्राथमिक सेल है, जैसे जो विद्युत घंटी या टेलीफोन, इसमें लेक्लांश सेल का यूज करते। सेल का विद्युत वाहक बल। सेल द्वारा एक कूलाम आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक रहता है। फिर कंडीशन दे देंगे, प्रश्न जब पूछेंगे कि विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम रहता है, बराबर रहता है या उसका कोई संबंध नहीं है या व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो याद रखिएगा जो विद्युत वाहक बल है इसका मान विभवांतर से सदैव अधिक रहता है। आगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग से उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यदि ई वी आई क्रमशः विद्युत वाहक बल, वी इसका विभवांतर है और आई धारा को सूचित करे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये सूत्र दिया हुआ है, ऐसे संभावना कम होती है, लेकिन हाँ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं वनडे एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि सीधा सूत्र उठाकर आपसे पूछ लिया जाए। अन्य 3 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें इसका जो क्रम है, अनुपात है, वो परिवर्तित कर देंगे कंफ्यूज करने के लिए। और यहाँ अच्छे से अभ्यास नहीं किया हो तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में परेशानी होती है, इसीलिए सारी चीजें यही समझते चलो। सेल की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ अ सेल की बात करें तो किसी सेल की दक्षता सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य उसी सेल के द्वारा किए गए कुल कार्य का अनुपात होती है। सेल की दक्षता बराबर सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य बटे उसी सेल द्वारा किए गए कुल कार्य। अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल E और बंद परिपथ में ध्रुव के बीच विभवांतर V है तो सेल की दक्षता बराबर V/E। उसके बाद कुछ सेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, जानकारी देख लेते हैं। इसमें सेल का नाम है, फिर उसमें एनोड कैथोड की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटक क्या यूज करते हैं, विध्रुवक क्या होता है, विद्युत वाहक बल जो वोल्ट में है और आंतरिक प्रतिरोध जिसको ओम में मापते हैं। तो जैसे वोल्टी सेल, लेक्लांशी सेल, ये सब प्राथमिक सेल के जो एग्जाम्पल थे। इसमें तांबा एनोड होता है, कैथोड जस्ता, और इसमें गंधक अम्ल H2SO4 जो डाइल्यूटेड है उसका यूज करते हैं। लेक्लांशी सेल में NH4Cl का यूज करते हैं। शुष्क सेल में इसमें भी तनु H2SO4 का, डेनियल सेल में तनु H2SO4, ब्राइकोमेट सेल में तनु H2SO4, वेस्टर्न कैडमियम सेल में CdSO4 का घोल, सीसा संचायक सेल में तनु H2SO4 का, क्षारीय संचायक सेल में KOH का सांद्रण। 11th-12th में आपने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा होगा। ये जैसे लेक्लांशी सेल है तो इसका एक अलग ही टॉपिक होता था और फिर प्रश्न संभावना ये रहती थी कि जो मुख्य परीक्षा वहाँ होती थी तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वहाँ पूछा जाता था और बहुत अच्छे से डायग्राम बनाकर उसको एक्सप्लेन किया जाता था। अभी ठीक है, मेंस में कभी बन जाए प्रश्न तो ठीक है, बाकी ऐसा है कि जो मोटा माटी याद होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए शुष्क शेल है तो इसमें एनोड कार्बन है और कैथोड जस्ता है, अधिकतर में जस्ता है। देखिए जैसे जस्ता जस्ता जस्ता, सारे वोल्टीय लेक्लांशी शुष्क डेनियल बाइक्रोमेट सेल में जो कैथोड है, मतलब कैथोड पर यूज कर रहे तो जस्ता करेंगे और एनोड पर चेंज हो रहा है, जैसे ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, फिर कहीं पर तांबा है, पारा भी है,
निकिल हाइड्रोक्साइड भी है, और इधर कैथोड पर लोहा भी है, स्पंजी लेड भी है, कैडमियम अमलगम भी है। तो ये थोड़ा-सा रटने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो टेबुलर फॉर्म है इसको बार-बार देखते रहना अपनी आँखों के सामने से पेज पलटाते हुए। तो 4-5 बार जब ऐसा करोगे तो चीज़ें हमको याद होने लग जाएगी। अचानक से ऐसे नहीं करना कि ये टेबल लेके बैठ गए और फिर अब हमको बिल्कुल रटना है इसका एक-एक शब्द, अभी तुरंत याद करेगी नहीं, ये थोड़ी-सी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप याद तो कर लेंगे लेकिन रिवीज़न नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। तो आपको जस्ट क्या करना है, टेबल ओपन करना है और देखना, अच्छा वोल्टेज सेल है तो इसमें तांबा और जस्ता कैथोड है, फिर इसमें डाइल्यूटेड H2SO4 का यूज़ हो रहा है, और इसमें जो विद्युत वाहक बल है 1.08 है, और ओमी प्रतिरोध इसका 2 से 4 है। इस तरह समझ-समझ के चलना है, धीरे-धीरे 4 से 5 बार जब ऐसा करेंगे, तो आपको चीज़ें वही याद होगी, रटा जाएगी, और इस तरह आपका इसमें रिवीज़न भी होते चलेगा। जो विद्युत धारा है अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।